हाँ जी, तो नमस्कार भी सभी को। कैसे हो सारे? उम्मीद करूंगा सब बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे, अच्छे से चल रही होगी आप सभी की तैयारी। तो उसमें हमने बात की थी कल। आपको पता ही है ये वीडियो हम किस टॉपिक पर बना रहे हैं, ज़्यादा बताने की जरूरत ही नहीं है। हम बना रहे हैं पीएच कैंडिडेट हैं, उनके जो राजस्थान में मेडिकल चल रहे हैं, उन प्रोसेस पर अपनी वीडियो बना रहे हैं। तो कल हमने विडोज और डिवोर्स कैटेगरी की बात कर ली थी, कट ऑफ की थोड़ी बहुत बात कर ली थी। और हाँ, मैंने एक चीज देखी है कि अलग अलग यूट्यूबर्स पर अलग अलग वीडियो बनाई जा रही है कट ऑफ को लेकर। वो अनुमानित कट ऑफ है। मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ, अनुमानित कट ऑफ है। आप अनुमान लगा सकते हो, उससे कब कट ऑफ है जो कम भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है। ठीक है, तो आप उसको 100% सटीक न माने, क्योंकि 100% तो जब भी पता लगेगी जब फाइनल रिजल्ट आएगा, तभी फाइनल कट ऑफ का पता चल सकता है। ठीक है, अब अपनी जो कल हमने मेडिकल की बात कर ली थी कि सर मेडिकल कैसे हुआ था, क्या चीजें हैं, वो सारी हमने बात कर ली थी। तो आज उसी वीडियो पर कुछ कमेंट्स आए हैं, कुछ कमेंट्स के रिप्लाई करते हैं। पहला कमेंट है कि सर आपके एल्बिनिज्म है क्या? आई एम करेक्ट? तो मैं आपका ये रिप्लाई करता हूँ कि मुझे वास्तव में नहीं पता कि मेरी आइस में क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम नहीं है। बस इतना कहना चाहूंगा कि जो मेरी आइस के अंदर जो ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम है वो बाय बर्थ है। पहली बात, बाय बर्थ है, जन्म से है। दूसरी चीज, नो इम्प्रूवमेंट है, दोनों आइस के अंदर है और नो इम्प्रूवमेंट है। जब मेरा सर्टिफिकेट जारी हुआ तो वहां पर मुझे एक चीज पता चली थी उस सर्टिफिकेट में कि फंडस आइस में कोई बीमारी होती है, वो है। और दूसरी चीज ये होती है कि जो लाइट की सेल्स होती है वो मेरी बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है। मतलब ज्यादा लाइट पड़ने पर मैं उस लाइट्स को सहन नहीं कर पाता। ठीक है, तो ये नो इम्प्रूवमेंट है। और मैंने आपको कल बताया भी था, सर्टिफिकेट उन्हीं का ही बनता है जिनमें नो इम्प्रूवमेंट हो, परमानेंट डिसेबिलिटीज हो। ठीक है, तो आपका पहला ये डाउट क्लियर हो गया। चलिए आगे अगले डाउट पर बात करते हैं। ईडब्ल्यूएस विडो की 62 नंबर है। तो जो विडो की कट ऑफ है उसमें थोड़ा हो रहा है भाई। जो विडो की आपकी मेरिट लगभग देख लेना, डीवी में आपकी कितनी गई थी। अगर 15-20 नंबर का फर्क है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं अगर आराम से हो जाएगा। सर विडो के 50 से ऊपर नंबर हैं, उनके रिजल्ट जारी करेंगे? रिजल्ट सभी का एक साथ जारी होगा भाई। रिजल्ट है वो सभी का एक साथ जारी होगा, क्योंकि अभी आपको बताया ही था मैंने कल वाली वीडियो में कि प्रोविजनल मामले हैं जो उनको क्लियर किया जा रहा है बोर्ड के द्वारा। हेलो सर, मेरे दोस्त का दिव्यांगता सर्टिफिकेट 40% का बना हुआ था, पर मेडिकल चेकअप के बाद 20% का कर दिया है। अब वो बहुत डरा हुआ है, क्या करें? कुछ नहीं किया जा सकता। मैं आपको झूठा दिलासा नहीं देता हूं भी हाँ ये होगा वो होगा। जो आपका एक बार बोर्ड ने सर्टिफिकेट जारी कर दिया है उस पर कुछ नहीं किया जा सकता। हाँ, अगर आप कल वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था, अगर आपको लगता है कि हमारा सर्टिफिकेट है वो सही है, एक्यूरेट है, तो बोर्ड आप अगर आप हाई मतलब कोर्ट के अंदर जाते हो तो बोर्ड आपका या कोर्ट आपका दोबारा मेडिकल करवा सकता है। मेडिकल आपका दोबारा करवा सकता है, इसके अलावा इसका कोई वो सिस्टम नहीं है। क्योंकि मेडिकल उन्हीं का ही जारी वो सर्टिफिकेट जारी कर रहे हैं जिनको चश्मा के द्वारा या ऑपरेशन के द्वारा, उसका ट्रीटमेंट के द्वारा भी वो ठीक नहीं हो रहा, तो उसी का ही सर्टिफिकेट है वो जारी हो रहा है। तो अगर आपका 20% का बना हुआ है तो सीधी सी बात है, मेडिकल से वो विकलांगता या सॉरी दिव्यांगता से वो बाहर हैं। यानी कि वो दिव्यांगता में 20% है, और दिव्यांगता के लिए मिनिमम 40% का सर्टिफिकेट चाहिए। मिनिमम कितने परसेंट का सर्टिफिकेट चाहिए? 40% का है जो सर्टिफिकेट मिनिमम आपके लिए चाहिए। ठीक है, तो आपका 20% बना हुआ है, तो आपको लगता है अभी हमारा 40 बनना चाहिए था, तो आपको यही कह सकता हूँ। बाकी उसका कोई फायदा तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर आप ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो कि बोर्ड आपका दोबारा मेडिकल चेकअप है जो करवाए, आप बोर्ड के अंदर जा सकते हो। इसके अलावा अभी तक और कोई खास इंफॉर्मेशन नहीं निकल कर सामने आई है कि हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं, अभी तक जो मुझे पता है। ये नहीं कह सकता भाई मुझे सब कुछ पता है, मैं ये नहीं कह रहा। मेरा कहने का मतलब यह है कि जो अभी तक जो इन्फॉर्मेशन है, मुझे अभी तक जो जानकारी है, हो सकता है इसके अलावा भी इसका कोई सॉल्यूशन हो जो मेरे समझ से बाहर हो या जिसके बारे में मुझे जानकारी न हो। जहां तक मुझे जानकारी है तब तक आप इतना ही है, अभी अभी इसका कुछ नहीं हो सकता भाई। आप उसके लिए कोर्ट का सहारा ले सकते हो। ठीक है, अगले पर कमेंट्स पर बात करते हैं। तो कल रवि सर ने एक शॉर्ट्स डाली थी, तो उस शॉर्ट्स पर अपने थोड़ी सी बात कर लेते हैं। उस पर बात बताया था कि वीडियो के वो कैटेगरीज के मैंने आपको बता दिया।
अगली वीडियो पर देखते हैं। सर मेरी राइट आंख में टोटली ब्लर दिख रहा है और लेफ्ट में 10 का नंबर का चश्मा लगा हुआ है और मेरे पास ऑनलाइन वाला 40% सर्टिफिकेट भी है, क्या मुझे मेडिकल में बाहर कर देंगे? नहीं करेंगे। अगर आपके बोथ आइस में प्रॉब्लम है तो मेडिकल से बाहर नहीं कर सकते, क्योंकि सर्टिफिकेट की पहली कंडीशन ये होती है कि आपके दोनों आइस में प्रॉब्लम होनी चाहिए। अब ये नहीं कह रहा कि किसी की एक आइस में तो धक्के से दूसरी आंख में प्रॉब्लम कर लो, ये नहीं कह रहा मैं। मेरा कहने का मतलब है ये है कि सर्टिफिकेट उन्हीं का ही बनता है जिनके दोनों आइस में प्रॉब्लम होती है। तो आपका 40% का बना हुआ है और आप बता रहे हो कि एक आंख आइस है जो टोटली ब्लर है और दूसरी में 10 नंबर का चश्मा लगा हुआ है, तो आपको मेडिकल से बाहर नहीं करेंगे। ठीक है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपने बहुत अच्छा और सटीक से सटीक जानकारी दी है, यूट्यूब पर एक भी वीडियो नहीं है ऐसा क्लियर और सटीक। देखो भाई, मेरा कहने का मतलब जब मैंने कल वीडियो बनाता हूं या मैंने जो भी वीडियो बनाई है, मैंने कोई व्यू लाइक्स कमेंट्स के लिए ये वीडियो नहीं बनाई है। मैंने इसीलिए वीडियो बनाई थी, कल भी मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि जो दिव्यांग भाई बहन हैं उनको जो मुझे परेशानियां हुई हैं वो उनको न हो, क्योंकि जो मैंने जो परेशानियां वहां पर फेस किया ना वो हर कोई फेस करे तो ये अजीब, क्योंकि अपने वो कहते हैं ना कि ज्ञान होता है वो बांटने से बढ़ता है, जानकारी होती है वो बांटने से बढ़ती है। तो मुझे जो परेशानी है वो किसी और बहन भाई को क्यों हो, वो सारी चीजें पहले ही इसीलिए मैं वीडियो बनाता हूँ। अगर आपको अच्छी लगती हो, आपको जानकारी पसंद आती हो और अगर आप मैं जो आपको जानकारी देता हूँ वो आप करके आते हो, आप पर खरी उतरती है, तो आपको भी अच्छा लगता है भी हाँ अच्छे से ट्रीट किया हमें, और मैं वो जानकारी आपको दे दूं नहीं ऐसे कर लो वैसे कर लो, तो वो फिर बाद में प्रॉब्लम करती है ना। तो वो चीज मैं नहीं करता। बाकी आपको यूट्यूब पर आपने सर्च किया, मैंने भी आपने जो मुझसे सवाल पूछे, अगर मुझे डाउट होता है, मैं रियलिटी आपको बता रहा हूं, अगर मुझे कोई डाउट होता है मुझे मेरे पास आपको रियलिटी बताते हैं कि ज्यादा सोर्सेज नहीं है, सारी वीडियो फोन से रिकॉर्ड होती है, हल्की फुल्के सोर्सेज होते हैं। फिर भी मैं अगर मेरे पास फिर भी नॉलेज या जानकारी नहीं होती है, तो जो एक्सपर्ट होते हैं इन चीजों में, या जो मेरे से बड़ी एज के टीचर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, या रवि सर की भी हम अपनी हेल्प लेते हैं, वो भी जिस कोचिंग में पढ़ाते हैं उनकी भी सारी चीजें इधर उधर से हम दिन भर में आपके सवालों के जवाब कलेक्ट करते हैं। शाम को हम बैठकर डिस्कस करते हैं कि हाँ इस सवाल का ये जवाब हो सकता है, फिर उसको कंफर्मेशन करते हैं, उसके बाद में ही आप तक चीजें हैं जो पहुंचाई जाती है। ऐसे अपने मन से कुछ नहीं बताया जाता, ठीक है, क्योंकि किसी को गलत रास्ता दिखाने से अच्छा है कि उसको रास्ता ना दिखाओ। ठीक है, तो अपने गलत आप कुछ नहीं राय देते हैं, जो होती है वो आपको जितनी जानकारी होती है उतनी ही देते हैं, ना तो जानकारी कम देते हैं और एक्स्ट्रा अपनी मर्जी से कुछ भी जोड़कर आपको नहीं बताते। भाई थैंक यू, आपने इतना सम्मान किया। चलिए अगले बात पर। सर मेरी एलडीसी में पीएच वालों के सेकंड पेपर होगा क्या? बिल्कुल होगा भाई सेकंड पेपर। सेकंड पेपर में आप बोल रहे हो टाइपिंग की बात कर रहे हो, तो आपका ये बहुत अच्छा है क्वेश्चन, मुझे भी इसके बारे में अभी तक नहीं पता था। देखो पेपर तो एलडीसी में दो पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। ठीक है, उस पर भी शायद हमने वीडियो बना दी थी, रवि सर ने, अगर नहीं बनाई है तो बना देंगे। सिलेबस, हाँ सिलेबस की मैंने वीडियो बना दी थी भाई, सिलेबस की मैंने वीडियो बना दी थी, शॉर्ट वीडियो बनाई थी शायद, तो वो हमने बना दिया। तो पेपर दो होंगे, बिल्कुल दो पेपर होंगे। अगर आप पूछना चाहते हो टाइपिंग टेस्ट का भी, टाइपिंग टेस्ट होगा क्या, उसकी थोड़ा सा कंफर्म करेंगे। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि टाइपिंग होगी या नहीं होगी, उस पर अपनी चर्चा कर लेंगे। एक दो दिन में इस पर काम करता हूं, फिर आपको बताते हैं। ठीक है, इस पर एक वीडियो बना दो कि मेडिकल में परसेंटेज कम कर देते हैं तो क्या होता है? सीधा सीधा भर्ती से बाहर। जिस भर्ती में आपका मेडिकल हुआ है और आप उस मेडिकल में फेल हो तो आप उस भर्ती से बाहर हो, पहली बात। यानी कि आपका दिव्यांगता सर्टिफिकेट है 40% से कम बना है तो आप उस भर्ती से तो बाहर हो। आगे की कार्रवाई विभाग क्या कार्रवाई करता है वो विभाग जाने, अपने पहले उसका कुछ नहीं कह सकते। मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको ये कर दिया जाएगा वो कर दिया जाएगा, अभी कुछ नहीं कह सकते उस कंडीशंस में। हाँ, अगर आपकी 4th ग्रेड जो भर्ती है, इस भर्ती में आपका मेडिकल हुआ और आपका मेडिकल का सर्टिफिकेट है वो 40% से कम बना है तो आप इस मेडिकल से बाहर हो, इस भर्ती परीक्षा से बाहर हो, आपको अपात्र कर दिया जाएगा मेडिकल से। ठीक है, मेडिकल में फेल होने पर क्या होगा सर? मेडिकल में मैंने आपको अभी बता ही दिया कि आगे क्या होगा, अगली भर्तियों में आपके साथ किस तरह से ट्रीट किया जाएगा। मेरा कहने का मतलब यह है भर्तियों में बैठने दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, या मेडिकल सर्टिफिकेट आपका रद्द किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, उसके बारे में अभी तक कोई फिलहाल जानकारी ऑफिशियली मेरे पास नहीं है। जैसे कि विभाग के द्वारा कोई नोटिस आया हो भी इस भर्ती परीक्षा में जो पहले मेडिकल में अपात्र हुए हैं उनको इस तरीके से चीजें फॉलो करनी होंगी,
वो अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं हुई है। हाँ, इतना कह सकता हूं, अगर आप 4th ग्रेड भर्ती परीक्षा में अपात्र हुए हो तो आपको इस भर्ती से अपात्र कर दिया जा सकता है। अगली भर्ती का अगला कंडीशन देखते हैं भी कैसे क्या होता है। ठीक है, क्या क्या रोजगार दिए हैं 4th ग्रेड में, है ना। सर आप अंग्रेज हो क्या? देखो भाई, अगर आपने नेगेटिव कमेंट किए हैं तो कोई बात नहीं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मुझे नहीं लगता कि ये नेगेटिव कमेंट है, और जो हंसने वाले गुड्डे से भेज रखे हैं भाई। अब मुझे तो गुड्डे, मैं तो इनको गुड्डे ही बोलता हूँ, पता नहीं क्या बोलते हैं इनको। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है अगर आपने किया है तो। एलडीसीपी में 112.67 नंबर है कट ऑफ। फाइनल कट ऑफ कितनी जाएगी? तो इसमें किसी भाई बहन ने रिप्लाई किया है 110 नंबर तक जाए। सर आप अंग्रेज हो क्या? नहीं जी, मैं अंग्रेज नहीं हूँ। मेरे बाई बर्थ ये स्किन ऐसी है, और मैं राजस्थान से ही बिलोंग करता हूँ, तो कोई वो चीजें नहीं है। ठीक है सर, डाइवोर्स ओबीसी 102 नंबर में फाइनल हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा, डर लग रहा है, हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, ये आपके कुछ डाउट्स थे, आगे और देखते हैं कुछ है तो। हम्म, बहुत अच्छा ट्रीट किया। ठीक है भाई, और मजा आ गया सर जी। ठीक है भाई, थैंक यू। फाइनल कट ऑफ 102 है, ये भी हो गया। आप अंग्रेज हो, ये सर आप ये भी बहुत अच्छा समझाया है। इस पर एक वीडियो बनाओ, मेडिकल में फेल होने पर भी। सर मेरे दोस्त का दिव्यांग सर्टिफिकेट इस पर भी बना दिया है। हाँ, तो लगभग अपने डाउट्स हैं वो आपके क्लियर कर दिए हैं। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो, हाँ एक डाउट रह गया अभी बच्चे का। सर ओबीसी फीमेल के 143 मार्क्स है, कट ऑफ से 17 नंबर जाता है, आराम से हो जाएगा भाई, आराम से हो जाएगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये आपके कुछ सवालों के जवाब थे। और हाँ, टेलीग्राम पर मुझे एक मैसेज आया था आज, तो उनके लिए भी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। वैसे तो अलग से भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसी के अंदर इंक्लूड कर देता हूँ क्योंकि ये पीएच कैंडिडेट के लिए है। उन्होंने पूछा, मैं आपको पहले कंडीशन बताता हूँ। 2022 जो जून का CSIR यूजीसी नेट एग्जाम होता है, वो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट, और नेट जेआरएफ 205 ऑल इंडिया रैंक में मेरा क्लियर हुआ था सेल्फ स्टडी के साथ। तो उन्होंने रिप्लाई किया कि सर मैं VI कैटेगरी से हूँ, लो डिवीजन से या लो विजन से। ठीक है, BLV आप मान सकते हो। और मैं आपको, जैसे स्टेट गवर्नमेंट है वो ब्लाइंड और लो विजन को मिक्स करके रखती है, ब्लाइंड और लो विजन को BLV मेंशन कर देती है, लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इसकी दो कंडीशन बनाती है। BLV का नाम दिया है उन्होंने VI, विजुअली इंपायर्ड। फिर उन्होंने दो सब कैटेगरीज बनाई है, एक B का मतलब ब्लाइंड, और दूसरी LV यानी कि लो विजन। ब्लाइंड में टोटली दृष्टिबाधित और लो विजन में कम दिखाई देने वाले, तो दो सब कैटेगरीज बनाई है। तो उन्होंने बोला कि सर मेरी लो विजन है और मैं नेट जेआरएफ करना चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात है भाई, आप नेट जेआरएफ करना चाहते हो, और अभी आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट भी कर ली है, आपने ये भी बताया था। तो अब आपको सबसे पहले करना क्या होगा, आपको एमए के लिए अपना जो फेवरेट सब्जेक्ट है, क्योंकि एक होता है कि सर स्कोप किस में जाता है, दो कंडीशन बनती है। आप ये देख लेते हो कि सर जैसे आपका इंटरेस्ट तो है हिंदी में, और आप स्कोप देख रहे हो हिस्ट्री में, भी हिस्ट्री में स्कोप ज्यादा है और हिंदी में स्कोप कम है, लेकिन आपका इंटरेस्ट हिंदी में, हिस्ट्री में स्कोप नहीं है। सिर्फ फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं आपको, ऐसा वास्तव में मुझे अभी तक नहीं पता है किस में स्कोप है किस में नहीं है, वो उस पर अपने बाद में चर्चा करेंगे। ठीक है, बात है सबसे पहले इंटरेस्ट की, कि आपका किस सब्जेक्ट के अंदर इंटरेस्ट है। अगर आप स्कोप देखकर सब्जेक्ट चुनते हो तो पढ़ने का मजा ही नहीं आएगा, क्योंकि पढ़ाई के लिए अपने को इंटरेस्ट पैदा करना पड़ता है। पढ़ाई के लिए अपने को सबसे पहले अपने इंटरेस्ट पैदा, एक मजबूरी में पढ़ना और एक मजे के साथ पढ़ना, दोनों बातों में फर्क होता है। मजबूरी में पढ़ोगे तो आप टाइम देके पढ़ोगे, मुझे 2 घंटे हो गए पढ़ते हुए, और मजे के साथ पढ़ोगे तो पता ही नहीं चलेगा। तो सबसे पहले आपका जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, बहुत इंटरेस्ट है, मतलब आपको इतना लगता है भाई, अब जैसे मैं 10th में था तो मेरा बायोलॉजी के अंदर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट था, फिजिक्स और केमिस्ट्री में इतना नहीं था जितना मेरा बायोलॉजी में इंटरेस्ट था। तो फिर उसके बाद में मैंने मेडिकल ली 12वीं के अंदर, मेडिकल के बाद में बीएससी में मैंने जूलॉजी को चूज किया, एमएससी भी मेरी जूलॉजी के अंदर है, और जूलॉजी के अंदर करने के बाद में मैंने लाइफ साइंस में नेट क्रैक किया। इंटरेस्ट की बात होती है ना, क्योंकि इंटरेस्ट होता है तब भी चीजें हो पाती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना इंटरेस्ट पैदा करना है एक सब्जेक्ट में। उसके बाद में जो एमए करते हैं, कुछ बच्चे मैं आपको बता देता हूं, ये बच्चे बहुत बार बच्चे ये गलती करते हैं, और एमए होने के बाद भी वो नेट का एग्जाम नहीं दे पाते। एमए कंप्लीट होने के बावजूद भी वो नेट का एग्जाम नहीं दे पाते, क्यों? क्योंकि वो एमए को लेते हैं लाइटली।
भी कोई नहीं हो जाएगा, फिर एमए 40% से पास हो जाती है, 45 से हो जाती है, 50 से हो जाती है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। नेट के लिए उसका कोई मतलब नहीं है। अगर आपको नेट के लिए क्वालिफाई होना है, नेट का एग्जाम देना है, तो उसकी पहली कंडीशन यही है नेट के एग्जाम की कि आपके एमए कंप्लीटली लगभग आपके कम से कम 55% आपके होने चाहिए। कितने परसेंट? 55। अब रिजर्व कैटेगरी में 5% कम हो जाएंगे, तो आप रिजर्व को क्यों लेके चल रहे हो? जैसे कुछ बच्चे एससी कैटेगरी अगर वो कह देंगे सर मेरे तो 50 में हो जाएगा, तो आप 50 क्यों टारगेट लेके चलो? आप तो 60 टारगेट लेके चलो, भी मेरे 60% होंगे तभी मैं नेट के लिए फॉर्म अप्लाई कर पाऊंगा, है ना? तो 55% आपके कम से कम ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके होने चाहिए। उसके बाद में दूसरी कंडीशन आपने उस 55% के साथ साथ आपको मेहनत किस काम पर करनी है? आपको सब्जेक्ट पर कमांड बनानी है। सब्जेक्ट पर कमांड बनानी है, वो कैसे बनाओगे? आपने टारगेट बहुत अच्छा लिया है, तो सबसे पहले आप क्या काम करो? आपकी एमए तो चल ही रही है, जब आप फ्री होते हो दिन में 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे, आपको मैं बता रहा हूं जो चीज, आपको हंसी आएगी कि सर ये क्या बता रहे हो, हंसी आएगी सुन के। चीज ये बता रहा हूं कि आपने मान लीजिए जियोग्राफी सब्जेक्ट को टारगेट कर लिया, भी मुझे जियोग्राफी में नेट जेआरएफ करनी है, आपने जियोग्राफी में नेट जेआरएफ करनी है, तो सबसे पहले अपने स्कूलों में जाइए। जिस स्कूल में तीसरी क्लास है या चौथी क्लास है, लगभग चौथी क्लास में सामाजिक विज्ञान की बुक लगना शुरू हो जाती है, उस बुक को फटाफट रीड करिए। उस बुक को क्या करना है? फटाफट आपने रीड करना है, जिसमें आपको नॉर्मली चीजें मिल जाए। जियोग्राफी से रिलेटेड जो चीजें उसको फटाफट रीड कर दीजिए, क्योंकि वो चीजें आपको ऑलरेडी पता है। ऐसे करते तीसरी क्लास, चौथी, पांचवी, ऐसे करते करते आप 10th तक आ जाइए। 10th तक आपने ज्योग्राफी की सारी चीजें पढ़ ली है। जो चीजें आपको आती हैं वो चीजें छोड़ दीजिए, और जो नहीं आती उसको एक व्हाइट शीट के अंदर नोट करते जाइए। तो साथ के साथ आपके सारे सब्जेक्ट पर धीरे धीरे आपका बेस तैयार हो। फिर आप 11th की ज्योग्राफी और 12th की ज्योग्राफी की बुक पढ़िए। फिर आपने बीए की है तो बीए के ज्योग्राफी की बुक्स पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। ऐसे नहीं बस फटाफट पढ़ दी, नहीं, एक एक चीज पर काम कीजिए, एक एक चीज पर काम कीजिए। उसके बाद में आप एमए पर काम कीजिए, साथ में आपकी एमए हो रही है और उधर से वही जियोग्राफी है, कोई नई चीज थोड़ी है, वही चीज है जियोग्राफी एमए की पढ़िए। इधर से आपके एमए में अच्छे परसेंट बनेंगे क्योंकि आपका बेस ऑलरेडी क्लियर है, अच्छे परसेंट बनेंगे। इधर से आप एमए की जो बुक्स हैं उसको टारगेट लीजिए। फिर आप जब आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाए, यानी कि आपने थ्योरी कंप्लीट कर ली है एमए तक, फिर आप कोई भी बैच ज्वाइन कीजिए। अगर आपको बैच ज्वाइन करना है, अगर सेल्फ स्टडी करनी है, तो कोई बुक्स लेके आइए, कोई भी आप उसका नेट, जिस भी सब्जेक्ट है आपका उसका नेट से सिलेबस निकालो। पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड और पेपर थर्ड तीनों का सिलेबस निकालो, और उस सिलेबस को टॉपिक वाइज आप उसको क्लियर करते चलो। टॉपिक वाइज उसको क्लियर करते चलो, थ्योरी क्लियर करते चलो। बाद में कोई भी बुक्स लेकर आप उसके एमसीक्यू निकालो। इस तरह से आप अगर तैयारी करोगे, टाइम लगेगा, ये नहीं है कि ये काम 1-2 महीने का है, 1-2 महीने का नहीं है, टाइम जरूर लगेगा, लेकिन आप ये चीजें करते जाओगे तो आपको आराम से हो जाएगा। ठीक है। और अगर इतना काम करने के बाद में अगर आप नेट जेआरएफ की कोचिंग करना चाहते हो तो आप कोई भी कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो। मैं किसी स्पेशल कोचिंग का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने सेल्फ स्टडी से नेट क्रैक किया है, कोई भी कोचिंग मैंने ज्वाइन नहीं की। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो। और एग्जाम पैटर्न है तो देखते हैं, इस बार नया एग्जाम पैटर्न है, तो रवि सर का एग्जाम है, वो एग्जाम दे के आएंगे तो उनसे बात करेंगे भाई क्या नया एग्जाम पैटर्न है, किस तरीके से एग्जाम आया, फिर वो आपको उसके एग्जाम पैटर्न की बात बता देंगे। और जो नेट CSIR है, साइंस वाले बच्चे हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था 5 सब्जेक्ट में आप साइंस के लिए नेट दे सकते हो, तो जैसे मेरा एग्जाम होगा तो मैं आप भी आपको एग्जाम देने के बाद में पेपर का पैटर्न है वो बता दूंगा। तो ये नॉर्मल बच्चों के लिए भी है, और पीएच कैंडिडेट हैं उनके लिए भी ये वीडियो महत्वपूर्ण रहने वाली है। और हाँ, जो पीएच कैंडिडेट है उनकी मेरिट थोड़ा सा कम जाती है, ज्यादा नहीं करा, थोड़ा सा कम जाती है, तो आपका हो जाता है आराम से। इसके अलावा किसी का कोई डाउट हो नेट को लेकर, असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर, और इसके अलावा जो भी आपकी कोई टीचिंग एसोसिएट से भर्ती से रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो ये उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, चैनल करो सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नए टॉपिक के साथ, तब तक आप सभी का धन्यवाद।